हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। हम जो है एमपीपीएससी का जो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ 9 जून को, उसके पेपर के बारे में बात कर रहे थे। क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ये है इसका सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। When the dark period of short day plant is interrupted by a brief exposure of light, then the plant, कह रहा है अगर डार्क पीरियड चला, शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इनके लिए क्रिटिकल होता है जो डार्क पीरियड है वो, अगर हम उसे इंटरप्ट कर दें, ब्रीफ एक्सपोजर दे दें लाइट का, तो क्या होगा? क्या तुरंत ही उसमें फ्लावर निकल आएगा? क्या वो फ्लावर ही नहीं करेगा, या वो लॉन्ग डे में प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, या उसमें ज़्यादा फ्लावर निकल जाएंगे? तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये है कि वहाँ पे फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट के लिए जो डार्क पीरियड होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है, उतना उनको डार्क पीरियड चाहिए। अगर आप उनमें कुछ भी एक्सपोजर उनका देते हैं लाइट का, तो उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। सेनेसेंस ऑफ ऑर्गन्स कंटिन्यूज थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड। अगर सेनेसेंस जो है ऑर्गन में सारा साल चलता रहे तो ये किस में आता है? टॉप सेनेसेंस, सिक्वेंशियल सेनेसेंस, डिसिडुअस सेनेसेंस और ओवरऑल सेनेसेंस। तो देखो, ओवरऑल सेनेसेंस और टॉप सेनेसेंस जो है अलग हैं, पर जो डिसिडुअस सेनेसेंस है इसमें एक साल के एक समय में सारे उसमें सेनेसेंस होता है, लीफ वगैरह जो भी है। सीक्वेंशियल सेनेसेंस में ये आता है जहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं, नए ऑर्गन्स बनते रहते हैं और पुराने ऑर्गन्स में सेनेसेंस होता रहता है, तो सीक्वेंशियल सेनेसेंस है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। एंजाइम इनहिबिशन कॉज्ड बाय द सबस्ट्रेट स्ट्रक्चरली रिजेंबलिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज। कह रहा है अगर एंजाइम को इनहिबिशन किया जा रहा है और वैसे सब्सटेंस से जो कि स्ट्रक्चरली रिजेंबल हो, कि जो उसका सबस्ट्रेट है उससे, तो एक किस टाइप का कंपटीशन हो गया, सॉरी इनहिबिशन हो गया? तो ये हो गया आपका कंपिटेटिव, जहां पे अगर एंजाइम के एक्टिव साइट के लिए सबस्ट्रेट आएगा तो वो एक्टिव साइट से बाइंड करता है, अगर उसी के जैसा कोई रिजेंबलेंट है, रिजेंबल करता है, तो वो भी उसी साइट के लिए कंपीट करेगा, इसलिए ये हो जाता है आपका कंपटीशन, कंपिटेटिव इनहिबिशन। ठीक है, 53 का सी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जहां पे कोई डबल बॉन्ड्स नहीं पाए जाते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जहां पे डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 फैटी एसिड दिए गए हैं, जिनमें से जो होता है आप देखोगे कि पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और जो है कैप्रोइक एसिड, ये जो है, ये देखो पहला पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन का है, कोई डबल बॉन्ड नहीं। स्टेरिक एसिड 18 कार्बन का है, कोई डबल बॉन्ड नहीं। कैप्रोइक एसिड 6 कार्बन का है, कोई डबल बॉन्ड नहीं। पर पाल्मिटोलिक एसिड जो है ये 16 कार्बन का है और इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, विच मेक दिस फैटी एसिड एज एन unsaturated fatty acid. So the correct option will be C. Question number 55. Alkaloid reserpine is synthesized from. रेजरपाइन एल्कलॉइड के बारे में हमने भी पढ़ा था, क्वेश्चन भी आया था कि जो रॉल्फिया सर्पेंटिना है उससे मिलता है हमें, पर अब पूछ लिया है कि इसका सिंथेसिस जो होता है किस एमिनो एसिड से होता है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ऑर्निथीन और एस्पेराजीन। तो आप देखोगे कि जो एल्कलॉइड है रेजरपाइन, ये ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से सिंथेसाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। विप्समट एक डिजीज है शुगर केन का, पूछा ये युस्टिलागो के किस स्पीशीज द्वारा होता है? तो युस्टिलागो जो है साइडामिनिया जो एक करके फंगस है, इसके द्वारा ये विप्समट ऑफ शुगर केन होता है। अभी इस फंगस का नाम स्पोरेशियम साइटामिनियम हो गया है, इसको पहले युस्टिलागो साइटामिनिया के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ पेनिसिलियम कॉल्ड। एस्कोमाइसीड्स के अंदर आपको अलग अलग टाइप के फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं, जिसके अंदर एसाई वगैरह आपको मिलेंगे। तो क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है पेनिसिलिन की लाइफ साइकिल में? स्ट्रोमा, क्लीस्टोथीसियम, अपोथीसियम और पेरिथीसियम। तो पेनिसिलिन में आप देखोगे जिसकी फ्रूटिंग बॉडी है क्लीस्टोथीसियम बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ये सारे एसाई को इंक्लोज करके रखता है, चारों से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। लाइफ साइकिल पूछा है बट्रेगोस्पर्म का कैसा होता है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक, डिप्लोबायोन्टिक, हैप्लोबायोन्टिक और हैप्लॉन्टिक। तो ये देखो, आप जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो मोनोफेजिक, बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक लाइफ साइकिल मिलेगा। ट्राईफेजिक में आपको मिलेगा
हैप्लोबायोटिक एंड डिप्लोबायोटिक। तो बैट्रोस्पर्मम जो है इसमें दो जो होता है मेन हैप्लॉइड फेजेस आते हैं और एक डिप्लॉइड फेज आता है। तो इस टाइप का ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं हम। विच ग्रुप ऑफ फंजाई आर फ्रॉम द वैमम एम। ठीक, वेसिकुलर, अर्बस्कुलर, माइकोराइजी एंड अर्बस्कुलर माइकोराइजी, इनमें से कौन से ग्रुप वाले बनाते हैं? जूपैगेस, एंटोमोथोरेस, ग्लोमेरेस और म्यूग्रेस। पहली बात तो इसमें गलत दिया हुआ है, ग्लोमेल्स जो दिया है ये ग्लोमेरेस होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं कई कई जगह पे। तो आप देखो जो ग्लोमेरेस के मेंबर होते हैं यही जो होता है वैम और एम बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। काइडोसोम जो होता है किस में पाए जाते हैं मेनली? वैसे तो अगर आप देखोगे हर जगह लिखा हुआ है कि काइडोसोम फंजाई में पाए जाते हैं, फंजाई में पाए जाते हैं, सारे ग्रुप में पाए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जो अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें सारे ग्रुप को लगभग इधर उधर कर दिया गया, उन्हें उतना फंजाई मेन फंजाई नहीं मानते हैं। तो जो मेन फंजाई हैं एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स हैं, तो हम वो वाला ऑप्शन चूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। लाइसेंसिंग फैक्टर जो होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर लाइसेंसिंग फैक्टर होता है, वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में, आरएनए सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस में या प्रोटीन डिग्रेडेशन में? तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक्चुअली लाइसेंसिंग फैक्टर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि ये लाइसेंसिंग फैक्टर रिक्वायर्ड होता है कि जो डुप्लीकेशन है, जो जीनोम का डीएनए का डुप्लीकेशन होता है एस स्टेज में, वो प्रॉपरली हो जाए, तब वो डीएनए जो क्या करे उसका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एक ही बार। तो लाइसेंस एक तरीके का लाइसेंस देता है कि हाँ भाई सारी चीज़ें ठीक है, जीनोम आप डुप्लीकेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। जो एंजाइम है इसमें से क्रोमैटिन का डायनेमिक स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, वो कौन है? तो आप देखोगे क्रोमैटिन एक रिमॉडलिंग वगैरह करके है, तो वहाँ पे हिस्टोन एसिडोट्रांसफरेजेस एंड हिस्टोल deacetylases are the main enzymes which maintain the dynamic structure of chromatin. Question number 63. Which DNA damage cannot be repaired by direct reversal repair mechanism? तो जो लिटरेचर मैंने देखे वहाँ पे देखा कि जो डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म है उसमें जो साइक्लोब्यूटीन पिरामिडीन डाइमर्स है वो ठीक हो सकते हैं और एल्किलेटेड बेसेस ठीक हो सकते हैं, पर निक्स का रिपेयर और अप्यूरिनिक और अप्यूरिमिडिक साइज का रिपेयर डायरेक्ट रिवर्सल रिपेयर मैकेनिज्म से नहीं हो सकता है। तो बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 64 पे आएगा। इसमें पूछा है विच आरआरएनए शोज इनहिबिशन एक्टिविटी ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। कौन सा आरआरएनए इनहिबिट करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज को एक्टिविटी को? पर ऐसा कुछ है नहीं कि कोई भी आरआरएनए डायरेक्टली इन्वॉल्व हो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज की एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए। तो शायद क्वेश्चन ये गलत है। ठीक, ये कोई सेपरेट एंजाइम है ही नहीं, और शायद इनहिबिट वगैरह पूछा हो अगर कि पेप्टिडाइल ट्रांसफर किस में होता है तो वो 23S में होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। द आरएनए मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स फ्रॉम यूकैरियोटिक जीन्स। कौन से टाइप के आरएनए हैं? बहुत सारे टाइप के आरएनए होते हैं। कौन से टाइप के आरएनए हैं जो कि यूकैरियोटिक जीन्स में जो इंट्रॉन पाए जाते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है? तो ये है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज विच शॉर्टली कॉल्ड एज एसएनआरएनए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस एथनोफार्मेकोलॉजी फ्रॉम फार्मेकोलॉजी? एथनोफार्मेकोलॉजी फार्मेकोलॉजी को भिन्न बनाने वाला स्टेटमेंट क्या है? तो पहला, एथनोफार्मेकोलॉजी जो है फोकस करता है डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल ड्रग वाइल फार्मेकोलॉजी स्टडीज नेचुरल रेमेडीज। ये उतना परफेक्ट नहीं है। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे थोड़ा सा मेन डिफरेंस यही है कि एथनोफार्मेकोलॉजी जो है ये कल्चरल कॉन्सेप्ट पे कंसीडर करता है जो भी प्लांट यूज किए जाते हैं मेडिसिन पे, और सी डी वाले ऑप्शन उतना वो नहीं है, इसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। एंशियंट इंडिया में बहुत सारे कह रहा है यूजफुल प्लांट्स मेंशन किए गए हैं, किसमें? चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग हृदय संहिता में, या सभी में? तो आप देखोगे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय संहिता सभी में जो क्लासिकल टेक्स्ट हैं या आयुर्वेदा के, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फोकलोर? फोकलोर क्या होता है? कह लीजिए बॉडी ऑफ एक्सप्रेशन है कल्चर्स का, जहाँ पे
ये शेयर किया जाता है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल से, कल्चर और सब कल्चर से। यहाँ पे जो होता है टेल्स होते हैं, मिथ्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, प्रोवर्ड्स, पोएम, जोक्स एक्सेट्रा जो है शेयर किए जाते हैं। तो सभी इनमें से सॉन्ग्स, टेल्स एंड प्रोवर्ड सभी जो होता है आते हैं फोकलोर के अंदर। NBPGR कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज NBPGR। ये पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी एथनिक ग्रुप्स एग्जिस्ट इन इंडिया। एथनिक ग्रुप्स के बारे में आप देखोगे तो हर जगह लगभग 2000 एथनिक ग्रुप्स मेंशन किए गए हैं, पर यहाँ पे नंबर्स काफ़ी कम दिए गए हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन कोई नहीं सही होता है। क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोजन्स इज प्रेजेंट इन द रूट्स बट नॉट इन द शूट। हिस्टोजन दिए गए, हिस्टोजन थ्योरी उसमें से स्टेम के लिए, शूट के लिए दिया हुआ है, रूट के लिए दिया हुआ है। कौन सा हिस्टोजन रूट में तो प्रेजेंट होता है लेकिन शूट में नहीं प्रेजेंट होता, तो एक हिस्टोजन है कैलिप्टोजन। ये यूनिक होता है रूट्स के लिए, और रूट के टिप पे ये होता है जो कि रूट कैप बनाने का काम करता है, तो कैलिप्टोजन ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ फाइबर इन कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस एक प्लांट है, जूट का प्लांट है, जिसमें फाइबर मिलता है, पर फाइबर का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है, जाइलम से, फ्लोएम से, एंडोडर्मिस से, एपिडर्मिस से। तो ये जूट एक बास्ट फाइबर है, ठीक। बास्ट फाइबर को हम फ्लोएम फाइबर या स्किन फाइबर बोलते हैं, और ये इनर बार्क से बात मतलब फ्लोएम से ही मेनली प्राप्त होता है, तो बी फ्लोएम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73। अ कंसेंट्रिक एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। कंसेंट्रिक एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल जो होता है, आपने कई सारे वैस्कुलर बंडल पढ़े होंगे, कंसेंट्रिक, कॉन्जॉइंट, तो एम्फीवेसल, एम्फीक्राइबल आता है। एम्फीवेसल के बारे में पूछ रहा है, क्या है ये। एम्फीवेसल में फ्लोएम जो होता है सेंटर में लोकेटेड होता है, और चारों तरफ से जाइलम उसको सराउंड किया हुआ रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। द वुड और सेकेंडरी जाइलम जो होता है, जिसमें वेसल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों थ्रू आउट द ग्रोथ लेयर, वो किस टाइप का है। स्टोरिड वुड, नॉन स्टोरिड वुड, ये अलग है, बात हो रही है रिंग पोरस है या डिफ्यूज पोरस है। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो यूनिफॉर्मली तो डिफ्यूज पोरस ये होते हैं। रिंग पोरस में रिंग एक बार छोटे बनते, एक बार बड़े बनते। क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गटेशन। गटेशन से इसमें से कौन सा टर्म रिलेटेड है, तो आपको पता है कि हाइड्रोथोर जो होते हैं वो गटेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे पॉजिटिव जाइलम प्रेशर क्या करता है कि जो लिक्विड होता है वो इन्हीं पोर से, हाइड्रोथोर से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 76। टॉड डेहेले फिनोमिनन किस से एसोसिएटेड है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, प्रायोन, वायरॉइड। जो टॉड डेहेले फिनोमिनन है ये एक्चुअली बैक्टीरियोफाजेस से एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77। वायरॉइड जो होता है किससे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। होस्ट सेल जो डैमेज करता है उसको देख के बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करके, या वेस्टर्न ब्लॉटिंग से, या न्यूक्लिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन करके। वायरॉइड में होता केवल न्यूक्लिक एसिड है, तो ना तो होस्ट सेल डैमेज ही उतना ज्यादा करता है कि बहुत यूनिक हो, ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ना वेस्टर्न ब्लॉटिंग। न्यूक्लिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन आप कर लोगे तो आप वायरॉइड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 78। आयोडीन किससे मिलता है, तो सीवीड मेनली जो होता है, मैक्रो एल्गी जो होते हैं, माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर मरीन एल्गी, मेनली ब्राउन एल्गी जो फियोफाइसी के मेंबर हैं, वो मेन सोर्स हैं आयोडीन के। क्वेश्चन नंबर 79। पैरासिटिक एल्गी के बारे में पूछा। एल्गी आपने सुना होगा कहाँ, उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं, पर एक एल्गी ऐसा जो पैरासिटिक भी है और उसका नाम है सिफेलुरोस। ये क्लोरोफाइटा का मेंबर है पर पैरासिटिक है ये। क्वेश्चन नंबर 80। द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बिलोंग टू द जीनस। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इनमें से कौन सा है, तो बहुत सारे हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया रहते हैं सॉइल में जो कि फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फ्रीली। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल एजिटोबैक्टर है, बैसिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम है और क्लेब्सिएला है। तो इसमें ऑप्शन में आपका एजिटोबैक्टर है ए पे। क्वेश्चन नंबर 81। द प्रोसेस ऑफ इन्वर्टेड रिपीट्स शॉर्ट यूनिक सीक्वेंस एंड लॉन्ग यूनिक सीक्वेंस इज द की फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, या तो प्लाज्मिड के अंदर, या तो बैक्टीरियल जीनोमिक डीएनए में, या तो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में इन्वर्टेड रिपीट्स आपको देखने को मिलेंगे। शॉर्ट यूनिक सीक्वेंसेस और लॉन्ग यूनिक सीक्वेंसेस ये किस में मिलता है, तो ये तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन जो है हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए के अंदर, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। एक ह्यूमन क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है क्राइडोचैट सिंड्रोम।
कि किस टाइप के क्रोमोसोम एबरेशन से बनता है, कि इन्वर्जन से बनता है, डुप्लीकेशन, डिलीशन या ट्रांसलोकेशन। तो ये सिंड्रोम जो होता है क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म के डिलीशन की वजह से होता है। 83 क्वेश्चन जो पूछा था, पॉपुलर क्वेश्चन है कि जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन, लैमार्क, ह्यूगो डेविस और बफॉन। तो बहुत पॉपुलर है दिस थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर which is associated with Jean Baptiste Lamarck। क्वेश्चन नंबर 84, रेप्लिका प्लेटिंग जो एक्सपेरिमेंट है ये डिस्कवर किया गया था जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन। किसने किया था ये पूछा था, तो जोशुआ और लीडरबर्ग जो है इन्होंने 1952 में ये जेनेटिक बेसिस ऑफ एडाप्टेशन बैक्टीरिया के लिए ये रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट किया था। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन के बारे में आपने सुना होगा। यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशनशिप वगैरह है, फ्रीक्वेंसीज वगैरह निकालते हैं एलीज के, जीनोटाइप्स के पॉपुलेशन में। तो ये डिस्टर्ब हो जाता है फॉलोइंग फैक्टर से। कौन से फैक्टर है? रैंडम मेटिंग, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन। तो देखो हार्डी-वीनबर्ग कहता है कि पॉपुलेशन को जेनेटिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक, और इसमें रैंडम मेटिंग होना चाहिए। पूछा है किससे ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो वो कहता ही है हार्डी-वीनबर्ग का एक मतलब थ्योरी जो है इक्वेशन कि पॉपुलेशन में रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, कोई माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये आपका जो है अप्लाई होगा पॉपुलेशन पे। तो तीनों चीजें हैं, अगर ये हो रही हैं तब जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहेगा। तो डिस्टर्बेंस तीनों से नहीं है तो कोई भी इसमें से फैक्टर नहीं है। सॉरी, डिस्टर्ब नहीं लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा है। तो जो फ्रीक्वेंसीज है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी रैंडम मेटिंग से, कोई म्यूटेशन ना हो, कोई माइग्रेशन ना हो तो होगा, तो सभी से होगा। 86 पे आते हैं, विच सेल ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन एंड एनर्जी ट्रांसडक्शन। एक बार आपको लगेगा कि इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पर आप देखेंगे जो और चीजें दी हुई है सिग्नल ट्रांसडक्शन के काम में या सेल टू सेल कम्युनिकेशन करना हो, एनर्जी ट्रांसडक्शन में भी एक मेम्ब्रेन की तरीके से कई सारे ऑर्गेनिज्म में काम करता है, तो वो परफेक्टली ऑप्शन इसका सेल मेम्ब्रेन होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, a movement of an ion depends on the sum of its concentration gradient and charge gradient across the membrane is known as। कह रहा जो मूवमेंट है आयन का ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और जो चार्ज ग्रेडियंट होता है मेम्ब्रेन के साइड साइड अक्रॉस, उसको हम क्या बोलते हैं टेक्निकली? तो इसको इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बोलते हैं, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू फोर्सेस, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का और चार्ज ग्रेडियंट का क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं, द लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जो है किसने फर्स्टली प्रपोज किया था? तो इसमें 4 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, सारे लोग एसोसिएटेड हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल से। टैप्सन एंड डेनाली जो है पहले इन्होंने प्रोटीन लिपिड मॉडल दिया था, उसके बाद गोर्टन एंड ग्रैंडेल आते हैं जिन्होंने सजेस्ट किया था कि ये लिपिड बाइलेयर का हो सकता है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद सिंगर निकोलसन आने जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और तो इन्होंने अच्छा था, पर फर्स्टली जो है गॉर्टन एंड ग्रैंडेल ने प्रपोज किया था। द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू न्यूक्लियस इज प्रोवाइडेड बाय। न्यूक्लियस को मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनमें से कौन देता है? न्यूक्लियर प्लाज्म देता है, न्यूक्लियर लैमिना देता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देता है या क्रोमैटिन? तो स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड कराता है न्यूक्लियस को वो होता है न्यूक्लियर लैमिना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, न्यूक्लियर लैमिना। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट क्लोरोफिल पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है क्लोरोफिल के लिए जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है? कि इसमें पोरफायरिन रिंग होता है जो कि लाइट अब्जॉर्प्शन में काम करता है, ये इसके लिए सही है, गलत नहीं है ये। पोरफायरिन रिंग होता है जो कि लाइट अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बी, फाइटोल चेन होता है इसके पास जो कि क्लोरोफिल को फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन में इमिट करके रखता है, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, पोरफायरिन रिंग के अंदर आयरन पाया जाता है, यहीं पे ये ऑप्शन गलत है, आयरन नहीं पाया जाता, पोरफायरिन रिंग में पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। और चौथा जो है ये मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड वेवलेंथ में होता है, ये भी करेक्ट है। पर इसमें से पूछा था कौन सा इसमें से फॉल्स है स्टेटमेंट, तो सी फॉल्स है, आयरन के जगह पे क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं, हु डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने डिस्कवर की? तो ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, एलेक्स जेफरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन
इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में जो आरएनए प्रोब्स होते हैं, ये जो सैंपल आरएनए होते हैं क्या होते हैं, उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो अगर सैंपल के आरएनए से आपको प्रोब की तरीके से आप यूज कर रहे हो तो वो प्रोब आपका सैंपल के आरएनए के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट पेयर कौन सा है बता रहा है, करेक्टली मैच है कि नहीं। तो बीटी कॉटन आपने पता है कि वो कॉटन को रेसिस्टेंट प्रोवाइड करता है इंसेक्ट से, ये सही है। गोल्डन राइस में आप देखो विटामिन ए का इनहांस लेवल पाया जाता है, दोनों ऑप्शन सही है। फ्लावर सेवर टमाटो के बारे में बात करते हैं, कह रहा है एक्सेलरेट करता है राइपनिंग को, पर ऐसा नहीं है, वो शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, डिले करता है जो सॉफ्टनिंग होता है टोमेटो का आफ्टर हार्वेस्ट। तो ये गलत है सी वाला। डी, डीएमएच सेकंड दिया है क्वेश्चन में, एक तो यही गड़बड़ी है कि डीएमएच सेकंड नहीं, 11 मस्टर्ड की वैरायटी है ये, सेकंड नहीं होगा 11 होगा। कह रहा है रेसिस्टेंट होता है एबनॉर्मल सैलिनिटी का, पर एक्चुअली ये तो वो है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड है, ये सैलिनिटी से इसका रिलेशन नहीं है। तो सी डी जो है इनकरेक्टली मैच है, करेक्टली मैच नहीं है। पूछा करेक्टली मैच कौन से हैं, तो ए और बी, तो बी वाला ऑप्शन सही है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 94, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंडिकेट्स द केमिकल नेचर ऑफ द। एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये किसका केमिकल नेचर इंडिकेट करती है, तो न्यूक्लियाई का केमिकल नेचर बताती है एंड स्पाशियल पोजीशन ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियाई का स्पेशल पोजीशन बताती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, कह रहा है वो वेवलेंथ सेलेक्ट करो जो कि यूवी और विजिबल रेंज में आती है। तो यूवी जो होता है स्टार्ट होता है 100 से 400 तक जाता है, फिर 400 से स्टार्ट होता है 800 तक विजिबल का रेंज। किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं हुआ, मोस्ट अप्रोप्रिएटली बी वाला है 200 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है तो गैमेटोफिटिक जनरेशन होता है ब्रायोफाइट में, वो किससे स्टार्ट होता है। तो अगर आप गैमेटोफिट देखें जो उसका स्पोरोफाइट होता है, उसमें कैप्सूल में स्पोर बनते हैं, तो स्पोर से ही स्टार्ट होगा क्योंकि वही हैप्लॉइड है। पर स्पोर को टेक्निकली क्योंकि वो मियोसिस के बाद बनता है तो उसको मियोस्पोर भी बोलते हैं, इस वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन मियोस्पोर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एंथोरोसीरोटॉप्सिडा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंथोरोसीरोटॉप्सिडा के लिए ट्रू नहीं है। तो एंथोरोसीरोटॉप्सिडा में एंथोसिरोस मेनली है आपका, क्या उसका प्लांट बॉडी थैलाइड होता है, तो हाँ। डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेंड भी होता है, सेक्स ऑर्गन उसके थैलस में एम्बेडेड रहते हैं, सिटोलेटर्स भी उसमें प्रेजेंट होता है। पर जो चौथा है आप देखोगे कि इनमें राइजोइड मल्टीसेलुलर होते हैं, नहीं राइजोइड इसमें क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ब्रांच भी नहीं होता, अनब्रांच होता है, और ऑब्लिक सेप्टा तो पाए नहीं जाते। ये जो है मॉसिस का वो है कैरेक्टर, तो यही वाला ऑप्शन इसका गलत है, डी। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, मैच कराने को दिया था कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, फिर पूछा था कौन सा ऑप्शन सही है उस हिसाब से। तो मार्केंशिया, शायद इसको छोड़िए आप और से पता लगाइए, जैसे स्फैग्नम को पीट मॉस बोलते हैं, तो सी का दूसरा बन गया, और सी का दूसरा सी और डी वाले ऑप्शन में ही है। फिर एंथोसिरोस में आ जाओ, हॉर्नवर्ट आ गया, तो डी का क्या हो गया, पहला हो गया। सी और डी ऑप्शन में दोनों है। मार्केंशिया को लिटरेचर में दिया गया है कि एंटीबायोटिकली आप यूज कर सकते हो, तो ये एंटीबायोटिकली एक्टिव है। और कौन सी फैलम कॉनियम को दिया है, तो क्योर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उतना स्ट्रॉन्ग ये है नहीं कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में यूज किया जाता हो, मतलब कहीं भी मेंशन हुआ हो, पर इस हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली और इसका मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर सी होगा। 99, the development of sporophyte directly from the gametophyte without the intervention of sex organs or gametes is known as। देखो gametophyte जो होता है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, उस पे आर्चिगोनिया एंथ्रिडिया बनते हैं, फिर मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रोजॉइड और उधर ओवम वगैरह बनते हैं, उनमें बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तो एक डिप्लॉइड सेल बनता है जो कि स्पोरोफाइट बनाता है आगे चल के। पर कभी कभी गैमेटोफाइट के ही सेल से डायरेक्टली ये बिना सेक्स ऑर्गन के बने ही स्पोरोफाइट बन जाता है, ऐसा स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जहां पे डायरेक्टली गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बन जाए, तो एपोगैमी है ये, जहां पे गैमीट्स का फॉर्मेशन ना हो, मेल गैमीट फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन ना हो, स्पोरोफाइट बन जाए। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है एक टाइप का प्रोटोस्टील जिसमें जो सेंट्रल कोर है जाइलम का वो स्मूथ है और सराउंडेड है यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम, उसे क्या बोलते हैं। जब आप स्टीलर सिस्टम पढ़ोगे उसमें प्रोटोस्टील है, साइफोनोस्टील है। प्रोटोस्टील के कई सारे टाइप हैं, एक्टिनोस्टील, हैप्लोस्टील, प्रेक्टोस्टील। उसमें जाइलम के जो
सेंट्रल कोर है आपका जाइलम का वो किस तरीके का है उसके हिसाब से बांटा गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर सेंट्रल कोर जाइलम का जो एंड्स है वो स्मूथ है तो ये आता है आपका हैप्लो स्टील में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100 भी। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करे, उनका एक्सप्लेनेशन बताया। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, आंसर्स अगर कहीं कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो मैं रीचेक करूंगा। आप ये देख रहे थे वीडियो आप आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। मैं मिलता हूं अगले पार्ट में विच इज पार्ट नंबर 3 जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 101 और 150 को डील करेंगे। तो अगर आपने पहला वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।